क्लास 10th फिजिक्स मतलब साइंस का पार्ट है फिजिक्स। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्रकाश। कुछ बुक्स में दिया है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नाम से। केवल अगर प्रकाश कहते हैं तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश ऊर्जा का ऐसा रूप है जो अन्य वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश ऊर्जा का ऐसा रूप है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु अन्य वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। मतलब प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप। अब ये बात कैसे क्लियर हो कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है? तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं अपने पंखा की, टीवी की, तो पंखा टीवी हम जब चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं? विद्युत से, मतलब विद्युत ऊर्जा से। क्या पंखा या बिजली को हम सूर्य के प्रकाश से, पंखे को या टीवी को सूर्य के प्रकाश से चला सकते हैं? तो हम जरूर चला सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक सोलर प्लेट लें, उससे पंखे को कनेक्ट कर दें और उसको धूप में रख दें, जो सूर्य के प्रकाश में रख दें, तो क्या होगा? वो चलने लगेगा। मतलब प्रकाश से ऊर्जा मिली और सोलर प्लेट ने उसे किसमें बदला? विद्युत ऊर्जा में, और पंखा चलने लगा। मतलब ऊर्जा कैसे मिली? प्रकाश से। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का। अब प्रकाश के गुणों की बात करते हैं। प्रकाश के एक गुण है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। मतलब आपने देखा होगा भाई, प्रकाश जहाँ पे भी है खिड़की से निकल के सीधा जाएगा, ये नहीं कि मुड़ जाए, तो सीधी रेखा में चलता है। अब दूसरी बात, प्रकाश वायु निर्वात में भी चल सकता है। देखिए, जब प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है तो वो पृथ्वी के वायुमंडल से भी गुजरता है, और वायुमंडल से ऊपर ऐसा एरिया जहाँ ना वायु है ना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, वहां पे भी चलता है, तो उसे बोलते हैं निर्वात। तो वायु निर्वात में भी चल सकता है। वायु निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे सी से दर्शाते हैं, स्मॉल सी से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सी, स्मॉल सी क्या है? प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। परावर्तन भी आएगा, अपवर्तन भी आएगा। प्रकाश में ध्रुवण होता है। प्रकाश ध्रुवण की घटना आगे आप 12th में पढ़ेंगे। और भी घटना है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ठीक है। और उसके बाद प्रकाश ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है। ये तो आपके ही स्तर की बात है। ऊष्मीय प्रभाव का मतलब जैसे प्रकाश हमें मिलता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश मिले तो आपको वही, आप उसमें बैठ जाए तो आपको थोड़ी सी ऊष्मा मिलती है। अब ये बात कैसे क्लियर हो कि ऊष्मा मिलती है? तो हम उसके लिए क्या करें? थर्मामीटर लें, उसको धूप में रख दें, तो आप देखते हैं उसका जो पारा है ऊपर चढ़ जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब सीधी बात है, परावर्तन का मतलब प्रकाश के किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे हम बोर्ड की तल पे कोई प्रकाश किरण डालें, यहाँ टकरा के इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ये घटना कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सिंपल सी बात है, कोई हमारा तल है, हमने कोई प्रकाश किरण यहाँ डाली और डालने के बाद ये यहाँ टकराई, और टकराने के बाद इस दिशा में चली, ठीक है। ये घटना क्या होगी? प्रकाश का परावर्तन। ये जो प्रकाश किरण है उसे बोलते हैं, जो प्रकाश किरण डाली जाती है तल पर उसका नाम होता है आपतित किरण, और जिस तल पर डाली जाती है उसका नाम होता है परावर्तित तल, और जो प्रकाश किरण टकरा कर वापस जाती है उसका नाम होता है परावर्तित किरण। और आपतित किरण जिस पॉइंट पर गिरती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। अब इसे हम मान लें P, Q और R, तो जो Q पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु हो जाएगा। और आपतन बिंदु पर एक लंब रेखा खींचेंगे, उसका नाम हो जाएगा अभिलंब, ठीक है। QA नाम दे दें इसको। और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसका नाम होगा आपतन कोण। क्या नाम होगा? आपतन कोण। और बात करते हैं इस वाले कोण की। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसका नाम होगा परावर्तन कोण। स्मॉल r से दर्शाया जाएगा। अब इसे स्मॉल i से इसलिए दर्शाते हैं, इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल।
ठीक है, इसलिए इसे स्मॉल आर से इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण तल पर डाली जाती है आपतित किरण, जिस पॉइंट पर गिरती है उसका नाम आपतन बिंदु, जो टकराकर वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब रेखा को अभिलंब बोलते हैं, और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। अब बात करते हैं हम परावर्तन के नियमों की। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो यहाँ पे हमने दिखाया आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या है, बोर्ड के तल में है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम है कि आई हमेशा आर के बराबर होता है, मतलब आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। तो ये जो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, वैसे भी यूज होते हैं फिजिक्स में ये। तो अब आगे बात करते हैं हम प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब, इमेज। देखिए प्रतिबिंब की परिभाषा है कि जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को, मतलब उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए दो कंडीशन थी कि जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब रहेगा वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो प्रतिबिंब रहेगा आभासी। तो दो प्रकार के प्रतिबिंब होंगे, एक रहेगा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, दूसरा रहेगा आभासी प्रतिबिंब। तो परिभाषा की अगर बात करें वास्तविक प्रतिबिंब के, तो एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसी तरह से अगर एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतीत होना आभासी, वास्तव में मिलना वास्तविक प्रतिबिंब। बात करते हैं हम गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की बात करते हैं। पहले हम बात करें अपने दर्पण की। दर्पण मतलब जिसमें हम रोज जब सुबह स्कूल जाए या किसी काम के लिए जाएं तो वही इसमें अपना चेहरा देख के जाते हैं, वो क्या होता है, दर्पण। कायदे में उसका नाम होता है समतल दर्पण। अब बात कर रहे हैं हम गोलीय दर्पण की, तो इसमें गोले से संबंधित कुछ बात जुड़ी है। कहने का मतलब यह है कि वो जो समतल दर्पण होता है उसको क्या करते हैं, समतल प्लेट में से काट के बनाते हैं। गोलीय दर्पण होता है उसे हम गोले में से काट के बनाते हैं। अब हमारा जो समतल दर्पण है इसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। अगर उसकी बात करें, अगर उसको हमने देखा होगा भाई पीछे क्या होता है, रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। अगर वो पॉलिश ना हो तो चेहरा नहीं देख पाएंगे क्योंकि प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण में क्या करते हैं, कांच का खोखला गोला लेते हैं, उसका कुछ भाग काट लेते हैं तो कटोरी जैसी आकृति मिलती है, समथिंग इस तरह से, प्लेट की तरह से। और उसके बाहर पॉलिश कर लेते हैं तो अंदर चेहरा देखते हैं, अंदर पॉलिश कर लेते हैं तो बाहर चेहरा देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले में से काटा गया वह भाग जिसके एक ओर पॉलिश होती है तथा दूसरा तल परावर्तक रखा जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, जिस हम तल में चेहरा देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। तो ऐसा, या फिर हम बात करें कांच का ऐसा खोखला गोला या कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके एक ओर पॉलिश होती है तथा दूसरा तल परावर्तक रखा जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। सीधी बात है, कांच का खोखला गोला ले लिया, उसमें से हमने अगर कोई भाग काट लिया, इधर से मान लीजिए इतना भाग काट लिया इधर वाला, ठीक है, और उसके बाहर पॉलिश कर दिया, अंदर पॉलिश कर दी, तो क्या बनेगा, गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण परावर्तक तल के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे। एक होगा उत्तल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण, और दूसरा होगा अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण। अभी देखो हमने बात की, पहले इसकी बात करते हैं। हमने अभी बात की कि
कांच के खोखले गोले में से कोई भाग काट लिया गया, कटोरी जैसी आकृति मिल गई। हम क्या करें, इसके बाहर मतलब उठे हुए तल पर, मतलब उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं रेड ऑक्साइड की, और अंदर वाला तल कैसा रखा जाता है, परावर्तक। तो उसका नाम होगा उत्तल नहीं, उसका नाम होगा अवतल गोलीय दर्पण। हम क्या कहेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरे तल पर पॉलिश होती है, अंदर वाला तल परावर्तक होता है, क्या कहलाता है, अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। अवतल की बात करते हैं, क्या करें हम, उत्तल वाले में क्या होता है, अंदर वाले दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, उभरा तल परावर्तक रखा जाता है, क्या कहलाता है, उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है, तो परिभाषा हो गई, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल पर पॉलिश होती है, अंदर का या दबा तल परावर्तक होता है, अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे तल पर पॉलिश होती है, उभरा तल परावर्तक होता है, उत्तल गोलीय दर्पण कहलाता है। देखिए बात करते हैं हम इसकी, जो ये अंदर वाला तल है वो कहलाता है दबातल, और बाहर वाला कहलाता है उभरा तल। हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए एक शब्द याद रखेंगे, ये जो प्रकार है वो किसके आधार पर है, परावर्तक तल के आधार पर। ठीक है, हम याद रखेंगे उ, और उसे शुरू क्या होता है, उभरा, या उभरा में उ है तो किससे मैच करता है, उत्तल से। तो जिसमें उभरा तल परावर्तक होगा उसका नाम होगा उत्तल गोलीय दर्पण। अब दूसरे की बात होगी, इस वाले में क्या होगा, दबातल। दबातल कैसा होगा, परावर्तक। तो कैसे, उभरे तल पर क्या होगी, पॉलिश, तो वो होगा अवतल गोलीय दर्पण। ठीक है, आराम से परिभाषा बना सकते हैं। उसे शुरू होता है उभरा, तो जिसमें उभरा तल परावर्तक होता है तथा अंदर पॉलिश होती है, तो वो कैसा होता है, उत्तल गोलीय दर्पण। अगर अवतल की बात करें तो उभरा इसमें आ गया। अब दबे की बात है, जिसमें दबातल परावर्तक होता है और उभरे तल पर पॉलिश होती है, वो क्या कहलाता है, अवतल गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषा है। तो पहले बात ये हो गया हमारा अवतल, और ये हो गया उत्तल। पहले बात करते हैं ध्रुव की। नंबर 1 है ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव। पोल, पी से दर्शाते हैं इसको। अब दूसरी बात आती है मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली तथा परावर्तक तल पर लंबवत रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा परावर्तक तल से गुजरने वाली लंबवत रेखा को क्या बोलेंगे हम, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये क्या हुआ, किसी गोले में से काटा गया है। अगर हम ये गोला पूरा कर लें इसके लिए ऐसे करके, और इसके लिए, तो जो पूरा गोला बनेगा उस गोले का जो सेंटर होगा वो इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। इस पूरे गोले का जो सेंटर होगा वो इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब हम कह सकते हैं परिभाषा कि उस गोले का केंद्र जिसमें से गोली दर्पण काटा जाता है, उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले का केंद्र जिसमें से ये गोली दर्पण काटा गया है क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, सी। अब इसका गोलार्ध पूरा किया गया दाईं ओर। नंबर 4 वक्रता त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या जिसमें से गोली दर्पण काटा जाता है, उस गोले की त्रिज्या जिसमें से गोली दर्पण काटा जाता है क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या जिसमें से गोली दर्पण काटा जाता है क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। जो PC है वो क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। और C है वो क्या है, वक्रता केंद्र। और जो रेखा CP की बात करें या PC की बात करें, या रेखा PC की बात करें तो वो मुख्य अक्ष है, और पॉइंट P है वो क्या है, ध्रुव। वक्रता ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता त्रिज्या हो गई। अब बात करते हैं मुख्य फोकस की या फोकस की। फोकस क्या होता है, फोकस या मुख्य फोकस।
दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? फोकस बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? पहले बात करते हैं अवतल दर्पण में। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे हम? दर्पण की मुख्य अक्ष कहेंगे। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? फोकस बोलते हैं या मुख्य फोकस बोलते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद आकर मिलती हैं अथवा उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस या फोकस बोलते हैं। अब देखो इसमें वास्तव में मिलती हैं, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा वास्तविक फोकस हो जाएगा, ये आभासी फोकस हो जाएगा। तो इस बात हो गई फोकस की। अब हम बात करते हैं दर्पणों से दूरियां नापने की चिन्ह की परिपाटी। चिन्ह की परिपाटी, ठीक है। परिपाटी का मतलब एक तरह से नियम है, लेकिन इसको बोलते हैं दर्पणों से, गोली दर्पणों से दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह की परिपाटी। मतलब निर्देशांक ज्यामिति को फॉलो करती है। हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में किसी प्लेन को हम क्या कर सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं। जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स अक्ष मानते हैं, जो लंबवत रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, उसको हम क्या मानते हैं? वाई अक्ष। अब इसमें क्या करते हैं भाई? अगर हम एक्स अक्ष पर इस दिशा में चलते हैं दूरियां धन की लेते हैं, एक्स अक्ष पे अगर बाईं ओर चलते हैं दूरियां ऋण की लेते हैं, वाई अक्ष पे अगर ऊपर चलते हैं दूरियां धन की लेते हैं, वाई अक्ष पर नीचे चलते हैं दूरियां ऋण की लेते हैं। मतलब इसी चीज को फॉलो किया जाता है इस चिन्ह की परिपाटी में कि पहला देखो, पहला नियम क्या है? कोई भी दर्पण है उसका ध्रुव हमेशा कहाँ मानते हैं? मूल बिंदु पे। जैसे इसी दर्पण की बात करें तो इसको क्या मानेंगे? बिल्कुल जो ध्रुव होगा उसको मूल बिंदु पर मानेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात होगी, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाएंगी। अगर हमें यहाँ तक की दूरी नापनी तो उसे पीएफ पढ़ेंगे, इसकी बात करेंगे तो इसको पीएफ पढ़ेंगे, इसको पीसी पढ़ेंगे। मतलब कहाँ से? ध्रुव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या है? दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां कैसी ली जाएंगी? ऋण चिन्ह के साथ। देखो बाईं ओर की दूरियां कैसी ली जाएंगी? ऋण चिन्ह के साथ। अगर दाईं ओर की दूरियां होंगी तो धन चिन्ह के साथ ली जाएंगी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और उसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी। अगला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई धनात्मक तथा नीचे क्या ली जाएगी? ऋणात्मक। तो यही प्रॉपर्टीज हैं। केवल हमें इसी चीज को ध्यान रखना है कि अगर दर्पण की अगर बाईं ओर की दूरियां हैं तो वो ऋण की ली जाएंगी और अगर दाईं ओर की हैं तो वो धन की ली जाएंगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है कि बाईं ओर की ऋण, दाईं ओर की धन, ऊपर की धन, नीचे की ऋण। बस इतनी चीजों को याद रखना है। इन्हीं की सहायता से न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालेंगे।